नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो कहानी हमें भेजे हैं निखिल। निखिल के जब उम्र 26 साल की थी तब की ये कहानी है और साल था 2006 का। मतलब एक लंबा अरसा बीत चुका है। तो निखिल के साथ में ऐसा क्या हुआ था, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं निखिल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वो साल जो था ना, मेरे लिए सही नहीं था। हाँ, मैं कुछ अच्छे काम भी किया था, लेकिन उसका जो मेहनत जो मुझे फल मिला सही ढंग से नहीं मिला। मैं अपने कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता था, मुझे उम्मीद थी कि इस साल मुझे प्रमोशन मिलेगा। जी जान लगा करके मैं काम कर रहा था, लेकिन प्रमोशन भी नहीं मिला। और इसके बाद मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई। चलिए बारी बारी से मैं सबको आपको बताते जाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला और एक कंपनी में काम करता था। मैं अनाथ था। मेरे जो परवरिश किए थे मेरे मामा मामी, और उन्हीं के घर में मैं रहता था। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं किसी योग्य बनूं। और आज मैं इतना योग्य तो नहीं बन चुका था, लेकिन जो भी था अपनी पोजीशन पर ठीक ही ठाक था। अब वो मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता था, अपने ऑफिस की लड़की से, जो मुझे दिलो जान से चाहती थी और मैं भी उसको चाहता था। जब मैं अपने मामा मामी को ये बात बताया तो सारा गुस्सा उनका निकल के बाहर आ चुका था। ना जाने अनाप शनाप क्या क्या बोलने लगे। मैं तो सन रह गया था उनकी बातें सुन करके। आखिरकार मैं समझ गया कि माँ बाप ही होता है, गैर गैर ही होता है। दिल टूट चुका था और वो मुझे ना जाने क्या क्या अभी भी बोले जा रहे थे। मैं तो जैसे उस टाइम में बहरा हो गया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं समझ गया था कि ये घर मेरे लायक बना ही नहीं है, और वो भी चाहते थे कि मैं इस घर से सदा के लिए निकल जाऊं। मोहलत भी नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि अपना सामान जो भी है उठा और चलता बन। आगे से हमारे घर में आने की कोशिश भी मत करना। ना जाने किस जन्मों का वो बदला मुझसे निकाल रहे थे। अरे मैंने क्या गुनाह कर दिया था। मैंने प्यार ही तो किया था एक लड़की से, अब मैं उससे शादी करना चाहता था। अब ये बात उनको हजम भी नहीं हुई। वो तो चाहते थे कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी शादी हो। ये बात उनको पहले बताना चाहिए था ना। आज जब मैं उस प्रेम में, मोहब्बत में पड़ चुका था, अब उस लड़की को मैं अधर में छोड़ नहीं सकता था। मैं उसके लिए चाहे कुछ भी हो, मैं करने के लिए तैयार था। मैं उस घर से अपना एक मात्र सूटकेस था, जिसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े, कुछ किताबें, और लेकर निकल गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस रात के टाइम में जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा था। आखिरकार मैं एक गेस्ट हाउस में शरण लिया और फिर वहीं से अपना अब काम, जो जहाँ मैं नौकरी करता था, अब जाने लगा। मेरी प्रेमिका भी पहुंची वक्त पर, टाइम पर। मेरा उदास चेहरा देख करके कहने लगी कि निखिल, बात क्या है, कोई परेशानी है, मुझे बताओ। तब मुझसे रहा नहीं गया, सब बातें बताने लगा। उसकी आंखों से भी आंसू निकल गए। कहने लगे कि निखिल, घबराओ मत, मैं पूरा का पूरा इंतजाम करूंगी। बस मुझे आज के टाइम दे दो। कल मैं कोई ना कोई तुम्हारे लिए रहने का स्थान का प्रबंध कर दूंगी। तुम चिंता फिक्र कुछ भी मत करो। आखिरकार मुझे अपनी प्रेमिका का सहारा मिल चुका था, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग अभी भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। जिनके साथ में करीब करीब 10 साल तक रहा, और 10 साल में मैंने उनसे माँ बाप का ही अब प्यार चाहा था। मैंने भी अपने माँ बाप की तरह अब उनको माना था, लेकिन एक झटके में सब कुछ टूट चुका था। ये मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं उलझा हुआ था। आखिरकार मेरी प्रेमिका कहने लगी कि निखिल, अब एक काम करूं, अब मैं दूसरी जगह तो तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मैं अपने पिता से, मम्मी से बात हो गई है। अब मेरा एक ऊपर वाला कमरा है ना, वो खाली है, तुम उसमें आकर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं कहने लगा, नहीं नहीं,
ये सब ठीक नहीं है। तुम मेरे लिए कोई किराए का कमरा देख लो, वही मेरे लिए सही होगा। शायद वो बात को समझ गई थी जो मैं उसको समझाना चाहता था कि इतना नज़दीकी भी सही नहीं है। हालांकि अब मेरी प्रेमिका के माता पिता सब जानते थे, मैं उनके घर भी आया जाया करता था, लेकिन मुझे ये सहन नहीं था कि इतना नज़दीक जाकर मैं रहूं। और मैं अब वही कहा कि मेरे लिए कोई कमरा ढूंढ दो अगर तुम्हारी नज़र में है। और ऐसे मैं अपने यार दोस्तों से बोल रखा हूँ, कोई ना कोई कमरा अब ढूंढने में वो हमारी मदद करेंगे। आखिरकार मेरी प्रेमिका ही ने अपने सहेली से बोल करके, अब उसकी एक सहेली थी जिसको मैं जानता नहीं था, और कुछ आड़े वक्त में जो सहेली थी ना मेरी प्रेमिका की, वो कुछ मदद भी करती थी। कई बार मेरे से जिक्र कर चुकी थी कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे अब देर नहीं किया, मेरी मदद कर दी। मेरा पिता की तबीयत खराब था, इलाज के लिए पैसे चाहिए था, मैं अपने सहेली से जिक्र किया तो वो फटाफट मुझे पैसा का प्रबंध करा दिया था। और उसी सहेली ने अब मेरे लिए भी कमरा ढूंढ दिया था उसी के घर में। अब कैसी सहेली थी मैं तो आज तक मिला भी नहीं था, ना कभी मेरी प्रेमिका मिलवाई थी। खैर मैं बड़ा खुश था कि चलो अब रहने का व्यवस्था तो हो गया। आखिरकार अब अपने प्रेमिका के साथ मैं पहुंचता हूं उस सहेली के घर में। अब वो जो कमरा मरा देखता हूं, बड़ा अच्छा सजा हुआ कमरा। अब मेरी सहेली मिलवाती है, वो मेरी तरफ घूर के देखती है। देखने में भी वो भी सुंदर, मेरी प्रेमिका से शायद 1-2 साल बड़ी होगी, लेकिन उसकी जो नज़र थी ना, मैं नज़र को पहचान चुका था। उसकी नज़र मुझे टटोल रही थी और ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैं तो अब अपना प्रेमिका के साथ में गया था, उसको समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसा तो हो नहीं, मैं तो बंधन में बंधने वाला हूँ, जल्द हम शादी करने वाले हैं। लेकिन उसकी जो देखने का नज़रिया थी ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और तब अब सेवा भाव जो करना था सहेली के नाते उसने किया। और फिर कहने लगे कि बस 2 दिन का मोहलत दो, अब मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई कमरा प्रबंध करा देती हूँ। अब हमारे पास में और क्या चाहिए, कमरा के लिए मैं अब आया था। मुझे तो लगा था कि इसी सहेली के घर में कोई कमरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये सहेली तो खुद किराए पर थी। जब बाद में सब कुछ बताती चली गई, हाँ कहने लगी तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन के अंदर कमरा ढूंढ के तुम्हें दे दूंगी, भरोसा रखो। मैं उसकी नज़र से बचने की कोशिश करता था। जब भी मुझे घूर के देखती थी, जैसे मुझे सर से पांव तक टटोलने की कोशिश कर रही है। ये मुझे बड़ा बुरा लगता था। उस टाइम अपनी प्रेमिका को कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जब हम वहाँ से विदा हुए ना, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी प्रेमिका को समझाया कि देखो, ये तुम्हारी सहेली जरूर है, लेकिन इसकी जो नज़र है ना, मैं इस नज़र को पहचान चुका। अब मेरे प्रति इसका कुछ नज़र अलग है, ये ठीक नहीं है। तब मेरी सहेली हंस के कहने लगी, अरे ये सबके साथ में ऐसा ही करती है, अब इसमें कोई बिस्मय वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ये थोड़ी मुफ्त है और देखने का नज़रिया भी इसका अलग है। अब मैं तो अब क्या बताऊं अपनी प्रेमिका को। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे से ज़्यादा तुम बेहतर समझती हो इसके बारे में, तुम्हारी काफ़ी सालों से सहेली है, तुम्हारी मदद भी करती है, चलो कोई बात नहीं। आखिरकार 2 दिन के बाद में अब मेरी प्रेमिका कहने लगी कि तुम्हारे लिए कमरा मिल चुका है। बाकी मैं भी खुश था। हम फिर उस सहेली के घर जाते हैं। सहेली अब हम दोनों को लेकर चल पड़ती है, अपनी कॉलोनी छोड़कर के दूसरी कॉलोनी में पहुंचती है। और फिर एक बंद घर का चाबी उसके पास में था, बंद घर का दरवाज़ा खोल देती है। और वो 2 रूम का सेट था। अब वो देखने में भी महंगा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि हमारी बजट से बाहर है। अब मैं अपनी प्रेमिका से कहने लगा, ये तो घर महंगा लग रहा है, इतना तो हम किराया शायद दे ही नहीं पाएंगे। और तब मेरी प्रेमिका कहने लगी, अरे तुम शांत रहो, पहले घर को पसंद करो और फिर हम बात करते हैं। आखिरकार घर पसंद तो आ चुका था, लेकिन जब उस घर का किराया पूछा तो कुछ ज़्यादा ही था, मेरे बजट से बाहर था। मैं कहने लगा, नहीं जी, इतना बजट का कमरा मैं ले नहीं सकता, मैं कोई और कमरा देखूंगा, या फिर इससे कोई सस्ता कमरा हो तो मुझे दिलवा दीजिएगा।
उसकी सहेली खिलखिला के हंस पड़ी। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा बजट कितना है? मैं अपना बजट बता दिया। तब कहने कि तुम चिंता मत करो, इसी बजट में ये कमरा तुम्हारे पास में रहेगा। मैं हाँ बोल दी ना तो मतलब हाँ है। ये मेरा जानने वाला का कमरा है। आखिरकार अब हमारे बजट में हो चुका था। मैं भी खुश था, मेरी प्रेमिका भी खुश थी। और फिर हम अगले दिन उसमें शिफ्ट हो गए थे। हम क्या, मैं अपना सूटकेस लेकर के आ चुका था। विशेष हमारे पास में कोई सामान नहीं था। अभी जो मेरा दिमाग था ना, अभी मेरे मामा के परिवार में उलझा हुआ था। मैं ज़्यादातर उन्हीं के बारे में सोचता था कि देखो मैं इनका कितना प्यार दिया, मैं कभी अपने अलग नहीं समझा, लेकिन वो एक झटके में सारा रिश्ता नाता तोड़ चुके थे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं जो था सच्चाई वो बताया कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, अगर शादी कराना है तो मेरे इसी लड़की से करा दो। मैंने कोई बुरा थोड़ी किया। लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था मैं आज भी उलझा हुआ था। खैर मैं उस कमरे में आ चुका था। हाँ, मैं बड़ा खुश था। अब 2 दिन 3 दिन पर मेरी प्रेमिका भी आती थी और कुछ साफ सफाई में मेरी मदद भी करती थी। मैं थोड़ा साफ सफाई में विशेष ध्यान नहीं देता था। मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का इंसान था। जब घर में आता था ना तो ज़्यादातर मेरा समय बेड पर ही गुजरता था। लेकिन मेरी जो प्रेमिका थी सफाई पसंद इंसान थी और सफाई में माहिर थी। हर सामान जो भी था सेट कर देती थी। अब मुझे भी समझाती थी कि थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान रखा करो। खैर ऐसा ही अब चलता रहा करीब महीने दिन तक। इसके बीच जो उनकी सहेली थी मेरी प्रेमिका की, एक बार उनके घर पर हमें जाना पड़ा हम दोनों को। शायद उनके घर में छोटा सा कोई प्रोग्राम था और भी कई लोग आए हुए थे। रात का प्रोग्राम था, हम भी पहुंचे थे। अब उस प्रोग्राम में हमने भाग भी लिया, मतलब जो भी सेवा सत्कार था अब उसमें शामिल हुए हम। इसके बाद हम देर रात तक अब वहाँ से निकल लिए थे। मैं अपने प्रेमिका को घर अब पहुँचाने वाला था। अभी थोड़ा सा दूरी बाकी थी। तभी मेरी प्रेमिका कहने लगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैं कहने लगा कि अब तो देर हो चुकी है, अब प्राइवेट कोई डॉक्टर होगा नहीं, कहो तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले चलूँ। कहने लगी नहीं, घर पहुँचते ही बाम वगैरह रखा हुआ है और उसी से मैं काम चला लूँगी, शायद हो सकता है उसी से आराम मिल जाए। घर पहुँचाया। अब उनके जो माता पिता थे मेरी प्रेमिका के, सब मैंने बात बताई कि इनके सर में तकलीफ़ है, थोड़ा आप संभालिएगा। वो कहने लगे चिंता मत करो। लेकिन जब अगले दिन जब ऑफिस नहीं आती है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। अब वो जो टाइम था ना, मोबाइल फ़ोन का तो था, शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन अभी हमारे बजट से बाहर था। हम दोनों में से किसी ने नहीं लिया था। मैं सारा दिन इंतज़ार करते रह गया था और फिर जब वो अब नहीं आई, आना ही नहीं था, जब टाइम पर नहीं आई तो मैं परेशानी में फंसा रहा। शाम को उनके घर पहुंचता हूं तो पाता हूं कि तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह चढ़ा हुआ है। सर दर्द तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब बुखार आ गया है, दवा दारू हो रहा है। डॉक्टर के पास में गए थे, डॉक्टर ने बोला शायद सीजनली बुखार है, 2-3 दिन जरूर लगेगा, चिंता की बात नहीं है। खैर वो 2-3 दिन में सही हो जाए तो बड़ा खुशी की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बुखार लगातार रहा, हफ्ता दिन 10 दिन तक। शरीर बड़ा कमज़ोर हो चुका था। अब ऐसा हो चुका था कि भोजन तो बहुत नामात्र के खाती थी। कहते ही मुझे भूख ही नहीं लग रहा है, पेट भारी भारी सा है, लग रहा है कि जैसे मैं कितना भोजन किया हुआ। और कमजोरी भी बहुत हो चुकी है, खड़ा नहीं हो पाती। अब डॉक्टर भी बदला गया, सब कुछ बदल गया, दवाई भी बदल चुकी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर फर्क पड़ता था। लेकिन अभी भी सेहत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। मैं भी टेंशन में था। मैं भी अब उनके माता पिता से कह रहा था कि हम बड़े हॉस्पिटल में चलते हैं। अब उन्होंने मेरा कहना माना, हम बड़े हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ भी इलाज हुआ। अब कुछ फर्क होता था, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। शरीर कमज़ोर का कमज़ोर ही रहा और लग रहा था कि कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। आखिर मेरी प्रेमिका को हुआ क्या हो गया? ऐसी बीमारी जो काबू में नहीं आ रही है। सारे टेस्ट हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं भी बहुत परेशान होने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एक तो मैं अपने
मामा का घर छोड़ा था और ऊपर से प्रेमिका का तबीयत का खराब होना। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे टाइम में इंसान को क्या करना चाहिए। हाँ, मैं बस ड्यूटी करना और इसके बाद सीधा अपना प्रेमिका के पास पहुंचना, 1-2 घंटे उसके साथ बिताना, और ऐसे ही रोज मैं करता था। एक रात को करीब 9 बजे मैं वहीं पर था और तब वही सहेली जो मेरी घर दिलवाई थी वो कमरे में आ चुकी थी। अब वो मुझे देख करके वही उसका नजरिया था, जैसे वो मुझे घुरा करती थी और वैसे मुझे घुर रही थी। मैं अब उसको देख करके समझ गया था इसके नियत में खोट है। जो देखने का नजरिया है ना, मैं समझ चुका था। मुझे इससे बच के रहना चाहिए, इसके नियत में खोट है, मैं सब समझता था। अब तो मेरी सहेली को देखने आई, मैंने प्रेमिका को देखने आई थी सहेली, और वही देख दाख के अब थोड़ा रात ज़्यादा हो गया, 10 बज चुका था। और तब मुझसे आग्रह करने लगी कि निखिल, क्या मेरे को आप वहाँ तक छोड़ दोगे, मेरे घर तक छोड़ दोगे। मेरे पास उन दिनों बाइक थी। मैं अपनी प्रेमिका की तरफ देख रहा था, जैसे मैं उससे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि क्या कह रही हो तुम, छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। वैसे मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी प्रेमिका उसकी सहेली थी और उसने बोल ही दिया कि जाओ, छोड़ आओ, रात ज़्यादा हो गई है। आखिरकार मैं उसको बिठा करके अब उसके घर तक पहुंच गया। मैं अब उसको उतार कर निकलने वाला था और तभी वो कहने लगी, अरे निखिल, अरे 2 मिनट आ जाओ भाई, हम भी तुम्हारी सहेली हैं, सहेली के सहेली हैं, तो 2 मिनट हमारे घर में आ जाओ, पानी वानी पी लो और फिर तुम चले जाना। अब मैं शिष्टाचार के नाते रुक गया था कि चलो नाराज नहीं करते, लेकिन मुझे उससे बड़ा डर महसूस होता था। उसको जो देखने का तरीका था, नजरिया था ना, मैं थोड़ा डरता था। आखिरकार शिष्टाचार के नाते मैं उसके घर में पहुंच चुका था। हाँ, वो अब ठंडा पानी लेके आई, पानी भी पिया मैं। इसके बाद एक शरबत लेके आई कि ये जरा पियो, इसका बताओ टेस्ट कैसा है, मैं आज ही इसको बना के रखी हूँ। अब शरबत था तो मैं पी ही लिया। शरबत जैसे पिया ना, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मेरे अंदर में भूख जाग रही हो। कुछ ऐसी भूख जो मुझे अब लगना नहीं चाहिए था, शारीरिक भूख, जैसे मेरे मन का उमंग जो है ना, बहकता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक मुझे ऐसा क्या हो गया, अब मेरी आंखें अब उस लड़की को घूर रही थी और वो लड़की मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो यही चाहती थी कि मैं ऐसी नजरिए से उसको देखूं। और तब वो टोकते हुए कहने लगी कि क्या शरबत बढ़िया नहीं थी क्या, ऐसे क्या देख रहे हो। मैं कुछ बोलना चाहता था कि मैं कुछ बोलूं, जवाब दूं कि तुमने इस शरबत में कुछ ऐसा क्या मिलाया है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। मैं लगातार उसकी तरफ घूरे जा रहा था। मुझे उसका घूरना बहुत अच्छा लग रहा था और वो मुझे बहुत ही खूबसूरत उस टाइम में लग रही थी, जैसे कोई हूर की परी हो। अब मैं उसको देखता रहूं, मेरे मन में ऐसा ही उमंग उठ रहा था। शायद ये वही चाहती थी कि ऐसा ही हो, और वही अब होने लगा था। दरवाजा बंद हो चुका था, अब मेरे बगल में लेटी हुई थी। अब मैं तो जैसे अपनी दुनिया से कहीं और दुनिया में था। मैं एक ऐसी दुनिया में था जो हर तरफ में उजाला ही उजाला नजर आ रहा था, जैसे वहां पर अंधेरा हो ही ना हो। ऐसा दुनिया रात में मैं कैसे पहुंच गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे चीज मुझे दिखाई दे रहे थे, ऐसे ऐसे अब लड़कियां नजर आ रही थी। मैं देख करके अब आश्चर्य में पड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूं ना, ये मेरा स्वप्न है। स्वप्न टूटेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। स्वप्न टूटा भी, आज जैसे स्वप्न टूटता है, मैं जैसे मेरी आंख खुलती है, मैं अपने आप को उसी के बिस्तर पर पाता हूं और वो मुझे उठा रही है। कह रही, निखिल तुम्हें घर नहीं जाना क्या, जैसे मेरे साथ उसने कुछ किया ही ना हो। मैं तो सब कुछ अब समझ चुका था। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी और उसने मुझे अब हासिल कर लिया है। अब मैं क्या करूं। लेकिन उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं था। बेशर्मी हद पार कर चुकी थी। अभी भी मुझे मुस्कुरा के बोल रही थी, क्या निखिल घर नहीं जाना है क्या रात यहीं गुजारनी है। मैं उठ चुका था
उठने के बाद एक पल नहीं गंवाया। तब तक मेरा शरीर अपने काबू में आ चुका था। मैं बाहर निकलता हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ और सीधा अपना घर पहुँच जाता हूँ। वो भी आधी रात के आसपास, मतलब 2-2:30 का वक्त था। तब मैं अपने घर में पहुँचता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और मैं सीधा अपने बिस्तर पर आ गिरता हूँ। जैसे ही गिरता हूँ ना, मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उसके घर में स्वप्न देखा था, ऐसे ही घर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब रात का अंधेरा नहीं है, एक ऐसी रोशनी फैली हुई है, मीठी मीठी रोशनी, जो हर तरफ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर जिधर देखो उधर पेड़ पौधे, बड़ा अजीब किस्म के सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। अजीबो किस्म का फल और पेड़ पर लटके हुए हैं। मैं देख करके हैरान हूँ कि मैं अपने कमरे में था, अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तब मैं देखता हूँ कि वही लड़की जो सहेली है मेरे पास में आती है और उसके साथ में कुछ और लड़कियाँ होती हैं, वो भी बहुत सुंदर। मेरी सहेली से जो थी ना, उससे भी काफ़ी सुंदर, लंबी लंबी लड़कियाँ। और वो मुझसे मिलवाती है कि ये मेरा दोस्त है, आप लोग भी मिलो। वो लड़कियाँ भी मुझे छूती है, छूने के अब देखती है कि मैं हूँ क्या, जैसे मैं कोई छूने का चीज़ हूँ। उंगलियों से मेरे गालों को दबाती हैं, मेरे जिस्म उंगली टच करती है, जैसे परख रही हो कि मैं हूँ क्या चीज़। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं उस सहेली से पूछता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं तुम्हारे घर से तो अपने घर आ गया था, लेकिन मैं इस टाइम हूँ कहाँ पर। वो लड़की हंसने लगती है, हंसते हुए कहती है कि तुम्हें अभी समझने में टाइम लगेगा, तुम समझ जाओगे धीरे धीरे, तुम्हारी इसकी आदत पड़ जाएगी। अब फिर मुझे जैसे लगता है कि मैं अपने बिस्तर पर लौट आया हूँ। आँख खुलती है तो मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, किराए वाले घर में, और अपने ही बिस्तर में हूँ। ये अचानक मुझे हो क्या गया था, मैं कौन सी दुनिया में पहुँच गया था। और वो लंबी लंबी सी दिखने वाली लड़कियाँ कौन थी, ये जो सहेली थी मेरी प्रेमिका की, ये उस जगह पर कैसे पहुँच गई थी। वो लड़कियाँ इनकी दोस्त कैसी थी। वो जो अजीबोगरीब फल फूल देख रहे थे, मैं कभी ऐसा फल फूल देखा नहीं था। तो क्या मैं वाकई किसी अलग दुनिया में चला गया था, या मेरे दिमाग का भ्रम था। मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। सुबह जब हुआ, सबसे पहले मैं अपने प्रेमिका घर पहुंचता हूं। वहां जाता हूं तो कंडीशन वही होती है जैसा पहले था, जैसे रात में छोड़ के गया था, कोई भी बदलाव नहीं। मैं बड़ा चिंता करता हूँ। तब मेरी वो प्रेमिका कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत किया करो। मेरा मन होता है कि मैं सब कुछ बताऊं जो उसकी सहेली ने मेरे साथ में किया है, लेकिन उसकी हालत देख करके मैं अपने आप को खामोश कर लेता हूँ कि नहीं, ये उचित समय नहीं है। जब सही हो जाएगी तब मैं एक एक बात अब बताऊंगा कि तुम्हारी सहेली अब कैसी है। इस टाइम मुझे बताना उचित नहीं लगा था। मैं अपने आप पर कंट्रोल रखा था। मुझे अब नौकरी भी करनी थी, तो मैं अपना ऑफिस चला गया। सारा दिन अपने को उलझाए रखा। अब शाम हुई, अब फिर मैं अपने घर लौटता हूँ। वहाँ से फ्रेश होकर के सीधा अपने प्रेमिका के पास अपनी बाइक लेकर पहुँच जाता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो प्रेमिका की तबीयत और थोड़ा अलग ही दिखती है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। मैं देख करके उसका अब चेहरे को डर जाता हूँ कि तुम दिन पर दिन तुम्हारा सेहत घटता जा रहा है, ये हो क्या रहा है। हम इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिए, दवा दारू चल रहा है, और तुम संभल की नहीं रही है, बात क्या है। वो एक फीकी मुस्कुराहट अब देती है और कहती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी ही रिकवर कर लूँगी अपने आप को। तुम ज़्यादा अपने दिमाग पर बोझ मत डाला करो। उसी टाइम वही सहेली आ जाती है अब हाल चाल लेने के लिए। जैसे ही मैं उसको देखता हूँ ना, तो मेरा खून खौल उठता है। मैं उससे दूरी रहने का कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जितना मैं दूरी बनाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे नज़दीक पहुँच जाती है। मुझसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे समय जो है ना बढ़ता चला जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मुझे शायद अब ऑफिस निकलना है, और कोई ना कोई बहाना करके मैं वहाँ से अब विदा ले लेता हूँ। लड़की अभी मेरी
पीछा कर रही, जो उसकी नज़रें अभी ऐसा लग रहा था कि मेरे चिपकी हुई है, ऐसा मुझे महसूस होता था। हाँ, मैं उससे बड़ा अब अलग रहने की कोशिश करने लगा। रात को ऐसे ही हुआ, जब मैं अपने प्रेमिका के पास पहुंचता हूं और वो पहले से आई होती है। अभी मेरी प्रेमिका का हाल तो वैसे ही होता है। मैं बड़ा चिंता करता हूं और तब वो मुझे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब देखो ये दवा दारू से सही नहीं हो रही है, अब तुम्हें एक काम करना होगा। अगर अपनी प्रेमिका को सही चाहते हो तो ये काम करोगे, तुम्हारी प्रेमिका भली चंगी हो जाएगी। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि ये बोल क्या रही है। अब मैं उन दिनों अब ये भूत प्रेत काला जादू ऐसी शक्तियों पर मैं कभी विश्वास करता ही नहीं था। अब मैं कहने लगा कि क्या बोलना चाहती हो, जो भी बोलना है अब खुल के बोलो। और तब कहने कि देखो ये जो चीज़ लग रहा है ना, इसकी बीमारी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बीमारी है, मुझे लग रहा है कि इसके साथ में कुछ अलग चीज हुआ है, कोई दूसरी शक्ति आज इस पर हावी हो चुकी है। मैं उसकी तरफ देख के कहने लगा कि हम साइंस के युग में हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, आप मानती होंगी, आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, तो क्या इन चीज़ों पर आप यकीन करती हो? वैसे तो मेरा मन नहीं करता था उससे बात करने के लिए, लेकिन अभी परिस्थिति अलग थी। हाँ, तब वो कहने लगी हाँ मैं मानती हूँ, इन शक्तियों को महसूस करती हूँ, क्या आप नहीं करती? मैं कहने लगा मैं बस मैं स्वप्न में देखा था कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ, तुम भी उस दुनिया में थी, ये मेरा स्वप्न था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इन शक्तियों को मानता नहीं हूँ। तब वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी तुम मेरी बात एक बार मान के देखो, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं कहने लगा कौन सा इंसान है? तब कहने लगी कि तुम चलो और एक बार हम उसके पास चलते हैं और इसके बारे में सब कुछ बताते हैं, क्या पता ये वो इंसान हमारी मदद करते, तुम्हारी प्रेमिका सही हो जाए, तुम भी चिंता में हो, इनका परिवार भी चिंता में है, तो ये हमें काम करना चाहिए। मैं तो चाहता नहीं था, लेकिन मेरी जो प्रेमिका थी अब इशारा कर चुकी थी कि जाओ एक बार देख लो, जब ये कह रही है तो शायद ऐसा भी हो सकता है। तब वही सहेली, मेरी प्रेमिका की सहेली कहने लगी कि तुम एक अपना फोटो दे दो, वो फोटो देख करके सब कुछ पहचान जाते हैं और जो भी इल्म करना होता है फोटो के माध्यम से कर देते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी बात पर बड़ा हैरान था कि आज के युग में भी मुझे अंधविश्वास में घसीट रही है, लेकिन मेरी मामला प्रेमिका का था, इसलिए मैं मान चुका था। अब सहेली ने अपना फोटो दे दिया था, आप फोटो लेकर कहने लगे कि चलो हम चलते हैं, शायद वो अपने घर पर मिल जाए। इसके बाद मेरे पीछे बाइक पर बैठ चुकी थी और मैं बाइक दौड़ाता हुआ चलता जा रहा था। मैं देखता था कि जरा भी कोई गड्ढा उड़ाता था ना तो मुझसे चिपक जाती थी। हाँ, मैं तो उससे दूर रहने की कोशिश करता था, बड़ा अजीब सा मुझे लगता था। आखिरकार वो रास्ता बताती रही और वो जो रास्ता था वो बताती हुई अब मैं चलता जा रहा था, मैं विशेष ध्यान नहीं दे रहा था। हम अब शहर से बाहर निकल चुके थे और जब शहर से बाहर निकले ना तब मेरा ध्यान भटका कि अरे हम शहर से बाहर आ चुके हैं, अब कहाँ जाना है? कहने कि बस सीधा चलते रहो, अब मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पर रुकना है, अब चलते रहो। आखिरकार उसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। अब एक जगह बोली बस यहीं से माए मुड़ जाओ, बस हम थोड़ी देर पर पहुँच जाएंगे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और बताए हुए पते पर हम पहुँच भी चुके थे। एक घर था, घर का अंदर में खांसने की आवाज़ आ रही थी और वो सहेली अब दरवाजे पहुँचती है, दरवाज़ा खटखटाती है और अपना परिचय देती है, दरवाज़ा खुल जाता है। मैं भी अब उसके पीछे हूँ, मैं भी उसके साथ अंदर जाता हूँ और तब देखता हूँ कि एक बीमार जैसा व्यक्ति जो खुद खांस रहा है, हड्डियाँ जैसे सब अब गिनती कर लो, ऐसा शरीर है। अब सर के बाल पके हुए सन की तरह दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वाइट, दाढ़ी बढ़ी हुई है, देखने में खुद ही मरीज लग रहा है। ये हमारी क्या इलाज करेगा? ये हमारी प्रेमिका का क्या इलाज करेगा? अगर इतना ही तंत्र मंत्र का जानकार है तो पहले अपने आप को ठीक कर लेता। मैं मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचता जा रहा था। तब तक वो कहने लगा कि किस काम से ले आई हो?
मेरी सहेली से पूछने लगा, मेरी प्रेमिका की सहेली से। तब वो बताने लगी कि ऐसे ऐसे बात महात्मा जी, देखिए कुछ आप भला कर सकते हैं तो कर दीजिए। बेचारी बहुत परेशान है। अब मेरी तो प्रिय सहेली है, इनका अब फ्रेंड है। सब कुछ वो बताती चली गई थी। अब वो फोटो मांगे कि फोटो दिखाओ जरा। फोटो देखने के बाद बहुत देर तक घूरते रहे। फोटो के उल्टा करके रखती है, बस आंखें बंद कर लिए थे। कोई तंत्र ना मंत्र, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ना उसमें कोई चावल का दाना छिड़का गया, ना सिंदूर लगाया गया, ना कोई ऐसा अब पूजा पाठ भी हुआ। ऐसी ध्यान लगा के बैठे रहे। फिर उस फोटो को उल्टा कर देते हैं सीधा, फिर अपनी नज़रों के सामने लाते हैं और उलट पुलट को देखते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा भारी विपदा है इस पर, तुम सही टाइम पर लेके आई हो। लेकिन देखो, ये बड़ा आसान काम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत कठिनाइयां होगी। तुम क्या कहती हो? तब वो जो सहेली थी कहने लगी, बाबा उपकार कीजिए, जो आप कहोगे हम आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसा आप चाहोगे। तब बाबा मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ, ये फोटो मेरे पास में छोड़ दो। अब वो सहेली ऐसे ही करती है। अब मैं तो वहां पर कुछ बोल ही नहीं पाया था। हम बाहर निकलते हैं, बाइक के पास आते हैं। तब वो बताने लगती है कि देखो, बाबा ने जो इशारा किया है, बड़ी मुश्किल अब इसके साथ में हुआ पड़ा है। ऐसा वैसा अब ऐसा बात नहीं है, बहुत भारी इस पर विपदा छाई हुई है और ये आसानी से निकलने वाली नहीं है। इसके लिए जो बाबा इशारा किए हैं ना, अब मैं उसका इशारा समझ चुकी हूँ। इसमें काफ़ी पैसे खर्च होंगे। अब समझ लो तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं तो बताओ हम इस काम को अब शुरू करें। मैं कहने लगा कि नहीं, मेरे पास में तो इस वक्त में इतने पैसे नहीं हैं। मैं लाचार बेबस हो चुका था। तब कहने लगे तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मैं दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे दूरी क्यों बना के रखती हो? मेरे नज़दीक रहो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो अपनी बातों पर, अपनी औकात पर आ चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, जितना पैसा खर्च होगा मैं बाबा को दूंगी, सब कुछ मुहैया कराऊंगी जो उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं भी चाहती हूं कि मेरी सहेली सही हो जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। अब अपनी औकात दिखा रही थी। मैं सब अब उसकी चालबाजी समझ गया था। मैं कहने लगा कि कैसा सौदा। तब वो कहने लगी कि कुछ दिन मेरे साथ में गुजारो। मैं बड़ा गुस्से में था। कहने लगा कि उस रात मेरे साथ में क्या किया था, सच बताना। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें अब अपना जलवा दिखाई थी कि मैं हूं क्या, कहां तक मेरी पहुंच है। मैं अगर चाहूं ना तो तुम्हें ऐसे भी पा सकती हूं, लेकिन मैं अपनी शक्ति दिखाना नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम प्यार से हासिल हो जाओ। अब देख लो, अगर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे हैं तो तुम खुद ही इस काम को करवा सकती हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो मैं पैसे दूंगी, बाबा का हर चीज मुहैया कराऊंगी, ताकि तुम्हारी प्रेम का जल्द से जल्द उठकर खड़ा हो जाए। और बदले में अब वही बात है, समझौता करना होगा। मैं सोच में डूब गया था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं भी चाहता था कि मेरी प्रेमिका जल्द से जल्द खड़ी हो जाए और पहले जैसी हो जाए। फिर मैं मुसीबत में फंसा हुआ समझ में नहीं आ रहा था। इतना ना मेरे पास में पैसा था, ना मैं वो काम करवा सकता था जितना वो डिमांड हो रहा था वहाँ पर। ऐसे ऐसे चीज़ों का डिमांड था कि मैं वो डिमांड कभी पूरा ही नहीं कर सकता था, ना उन सामानों को मैं ला सकता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था, दिमाग उलझा हुआ था। तब मैं कहने लगा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब कहने लगे ऐसी नहीं, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अंदर में ज्वाला भड़क रहा है। तुम जैसे ही मौका पाओगे और मेरी सहेली को तुम सब कुछ बता दोगे। मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूं, तुम्हें वादा करना पड़ेगा, ये सब हमारे तुम्हारे बीच में रहेगा। इस बात को मेरी सहेली यानी तुम्हारी प्रेमिका कभी समझ ना पाए, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और ना चाहते हुए मुझे वो वादा करना पड़ा। अब मैं कहा कि देखो, मैं तुम्हारा अब साथ समझौता कर रहा हूं, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ में अब वादा करो
कि कितने टाइम के बाद में मेरी प्रेमिका सही हो जाएगी। और तब कहने लगी कि तुम असर जल्द से जल्द देख पाओगे। और तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने क्या बोला था, झूठ बोला था या सच बोला था। तुम जब देखोगे, परखोगे, और तब तुम खुद यकीन कर लोगे। आखिरकार मजबूरी में मुझे समझौता करना पड़ा था। मैं उसके घर पहुंच गया था, किराए वाले घर पर। और फिर वही सब खेल। पहले मुझे ठंडा पानी, मैं मना करता रहा। और तब मुझे बड़ी बड़ी आंखों देख करके डराने लगी और कहने लगी तुम समझौता तोड़ रहे हो। फिर वही शरबत, जो शरबत पी करके मैं अब बहक चुका था, वही शरबत मुझे पीने के लिए दिया गया। उस शरबत को पीते ही मुझे पता था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। शरीर में आग जैसे महसूस हो रही थी। मैं अपना आपा खो चुका था। मुझ में लगा कि कई हाथियों का बल मेरे शरीर के अंदर आ चुका है। अब फिर मैं उस लड़की के साथ बिस्तर में पड़ा हूं। अचानक मैं देखता हूं कि मैं एक सुंदर सी घाटी में हूं, जहां पर रात तो है नहीं, उजाला हुआ पड़ा है। हर तरफ बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, खुशबू महक रही है। और उसमें हम अकेले नहीं हैं। अब मेरे साथ में वही मेरी सहेली है, मेरी प्रेमिका की सहेली है। और कुछ दूरी पर कुछ लंबी लंबी सी लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है, ना जाने कौन सा खेल खेल रही है। अब मेरी जो सहेली थी मेरा हाथ पकड़ करके अब उनके पास ले जाती है कि देखो इसको पहचाना कौन है। वो तीनों लड़कियां उठ के खड़ी हो जाती लंबी लंबी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। अब वो मुझे शरीर को छू छू कर देखती है, जैसे मैं अजूबा हूं उनके लिए, एक खिलौना हूं। और ऐसा बिहेव करती है कि मैं समझ नहीं पाता हूं। और तब उनमें से एक लड़की कहती है कि हाँ, ये जो आप दिखा रही हो ना, बहुत अच्छी चीज़ है, आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। मेरी सहेली कहती है कि हाँ तुम ले जाओ, जैसे मैं खैरात में यहाँ बटने के लिए आया हूँ। अब वो मेरा हाथ पकड़ती है, मैं उसको विरोध भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे लेकर के अब एक महल के अंदर घुस जाती है। देखने में विशाल महल लगता है, सजावट इतनी जैसे राजा महाराजाओं का हो। मुझे एक पलंग पर ले जाती है। अब मेरे साथ वही खेल शुरू हो जाता है जो सहेली ने पूरा किया था। मैं मना करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उसके आगे अपना अब हिम्मत हार चुका हूं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल पाती है, ना मैं बोल पाता हूं, ना समझा पाता हूं। अब वो तो जैसे मैं अब कोई मशीन हो, मशीन के साथ में खेल रही हो। अब इसके बाद मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देती है। अब फिर वो मेरी हाथ पकड़ती है और तभी मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलती है ना तो मैं देखता हूं मेरे बगल में लेटी हुई है, और जैसे लग रहा है ना कि उसका सांस भी नहीं चल रहा है, कोई भी धड़कन तक मुझे महसूस नहीं हो रही है। मैं घबरा जाता हूं कि ये मर मरा तो नहीं गई। ये मैं कैसा भयानक ख्वाब देख रहा था, मैं कहां पहुंच गया था। वो लंबी लड़कियां कौन थी, गोरी गोरी सी सुंदर सी लड़कियां। एक लड़की तो मेरे साथ अब वो अपने महल में लेके गई थी। मैं अपनी सहेली को देखने लगा जो मेरे बगल में लेटी हुई थी, जैसे वो सांस नहीं ले पा रही हो। ना दिल की धड़कन का अब मुझे महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था कि वो मर चुकी हो, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह मेरे बगल में पड़ी हुई थी। मैं तो घबरा गया था कि मैं कैसे अब मैं फंसता जा रहा हूं। ये मर मर गई तो मैं अब क्या करूंगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मैं अब रोने वाली हालत मेरी हो चुकी थी। मैं अब बाथरूम की तरफ भागता हूं कि पानी लाऊं, अब इसके चेहरे पर छींटा मारूं। अब वैसे ही करता हूं, मैं मग भरा हुआ पानी बाथरूम से उठा कर ले आता हूं। जैसे ही उस पर छींटा मारता हूं, वो कुछ अब ऐसा बिहेव नहीं करती है कि जैसे वो जिंदा हो। मैं तो एकदम दहल जाता हूं। ऐसे ही 2-4 बार उसके शरीर पर मैं पानी छिड़कता हूं। मेरी जो हालत है ना, रोने वाली हो चुकी है। मैं समझ गया कि मैं अब फंस गया हूं। अब मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। अब मेरे साथ में न जाने क्या होगा। मैं उसको झकझोर रहा हूं, उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि उसमें जान हो तो उठ जाए, लेकिन वो तो जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। शरीर में जरा भी परिवर्तन नहीं। अब आंखें खुली हुई ऐसी दिखाई दे रही थी, आधी खुली आधी बंद। अब उसकी जो आंखें थी, मैं देख करके डर चुका था। अब मुझे तो 100% लगा था कि इसकी दिल की धड़कन भी नहीं चल रही है, ना सांस ले पा रही है, तो ये जरूर मर चुकी है।
मैं बहुत घबराया हुआ। हाँ, तभी वो जोर से खांसती है और खांसते हुए उठती है। अब तो जैसे मैं अब खुश हो जाता हूँ, अरे अरे जिंदा है जिंदा है। मैं उसको संभालता हूँ, अरे भाई तुम्हारे साथ में क्या हुआ? और तब कहती है कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं, मैं सोई हुई थी, नींद में थी। जैसे मेरी जान में जान आई। अब मैं उसको बताता हूँ कि तुम्हारी दिल की धड़कन भी गायब हो चुकी थी, तुम्हारी सांस भी नहीं चल रही थी। अब मेरी हालत खराब थी। मैं बाथरूम से पानी भी लेके आया, देखो मग्गा रखा हुआ है, तुम पर मैं छिड़काव किया, लेकिन तुम भी जगी तक नहीं। जैसे लग रहा है कि मुर्दा लाश मेरे सामने पड़ा हो। ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तब कहने लगी नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सो रही थी आराम से। तब कहने लगी कि तुम अब निकल जाओ, चले जाओ, मुझे अब आराम करना है। अब उसकी जो अजीबोगरीब हरकत थी, मैं देख करके अब परेशान हो चुका था। वो लड़की कम एक रहस्यमय लड़की लग रही थी। अब मुझे उससे खौफ होने लगा, डर लगने लगा। अगर मैं अब उसके साथ समझौता नहीं किया होता, अपने कमरे में अब जाने का अब तैयार हो चुका हूँ। जब अपने कमरे का ताला खोला, अंदर अंधेरे में अब मैं स्विच बोर्ड पर हाथ लगाता हूँ कि मैं रोशनी कर लूँ। जैसे ही रोशनी करने वाला हूँ, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खौफ में भर जाता हूँ। तभी एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब मुझे लगता है कि आवाज़ को मैं कहीं सुना हूँ। तभी उस जगह पर रोशनी अपने आप दिखाई देने लगती है, एक धीमी रोशनी, एक मीठी रोशनी। जब मैं देखता हूँ कि मेरा कमरा पूरा रोशनी से भर चुका है, बिना लाइट जलाए हुए। मेरे बगल में वही लंबी लड़की जो मैं उस जगह पर देखा था, जो मुझे पकड़ के अपने महल में ले गई थी, और वही लड़की मेरे पास में खड़ी थी और हंस रही थी। जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है क्या मैं फिर सपने की दुनिया में आ गया हूँ। लेकिन ये तो सपने की दुनिया नहीं था, ये तो मेरा घर था, किराए का घर। इसमें ये कैसी रोशनी फैली हुई है? मेरा ही घर लग रहा था, लेकिन अजीब सी रोशनी से भरा हुआ। ये लंबी लड़की मेरे सपनों से निकल के अब मेरे सामने में खड़ी थी, अब मेरे पास में खड़ी हंस रही थी, मुझे घूर रही थी, देख रही थी और अपनी अदाएं दिखा रही थी। मेरा हाथ पकड़ करके अब वो मेरे बिस्तर पे हिलाती है। मैं उसके सामने गूंगा बहरा सब कुछ बना हुआ, जैसे मेरी आवाज़ कभी निकली ना हो। मैं वो जैसे उसका गुलाम हूँ। मैं कोई भी अब ऐसा बर्ताव ही नहीं कर पाता, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ और वो अपनी मनमानी करती है। इसके बाद जैसे मैं नींद के आगोश में चला जाता हूँ। जब मैं जगता हूँ तो सुबह हो चुकी होती है। अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ हूँ, मैं कोई रोशनी भी नहीं किया था। मैं उठता हूँ डर करके, रोशनी करता हूँ, घड़ी देखता हूँ तो सुबह के 4:30 बज रहे। मैं खौफ में भर जाता हूँ, ये सब मेरे साथ में चल क्या रहा है? मैं सपनों की दुनिया में कैसे पहुंच जाता हूँ? और वो लड़की मेरे घर में क्या कर रही थी? मेरे घर में अजीब सी रोशनी कैसे फैली हुई थी? मुझे सब कुछ याद था। मैं बहुत डरा हुआ था, खौफ में था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में ये सब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं क्यों भुगत रहा हूँ? आखिरकार जब सुबह हो जाती है, जब 7 बज जाता है, मैं जल्दी जल्दी नहा धो करके अब मैं सोचा कि चल के आज अपनी प्रेमिका को बता दूंगा कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। अगर वो सही हुई तो, अगर नहीं हुई तो मुझे अभी झेलना पड़ेगा इन चीज़ों को। मैं जब अपने प्रेमिका के पास पहुंचता हूं, जब उसके बिस्तर पर आता हूं, देखता हूं तो उठ के बैठी हुई है, जो हमेशा लेटी रहती थी। चेहरे का रंगत भी अब बदल चुका है, पीला पीला चेहरा अब उसमें खून सा झलक रहा है। मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सब कुछ बताने वाला था उसको, लेकिन मैं अब ठहर गया, सोचने लगा कि नहीं, अगर मैं बता दूंगा तो सारा भेद खुल जाएगा और मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेमिका, होने वाली पत्नी, और फिर वो बीमार पड़ जाएगी। मैं खौफ में अभी भी था। जो कुछ मैं झेल रहा था, मैं सोचने लगा कि मुझे अभी इसको झेलना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक मेरी प्रेमिका सही न हो जाए।
आज जैसे सही हो जाएगा सब उस लड़की का भेद खोल दूंगा कि वो लड़की अब कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। या तो वो जादूगरनी है या फिर वो जादू की विद्या जानती है और वो सही लड़की नहीं है। अब इसके साथ तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं होना चाहिए। मैं अब बड़ा थोड़ा सा अंदर से खुश होता हूँ। चलो अब ठीक ठाक है, हाल चाल लेता हूँ और इसके बाद अपना ऑफिस पहुँच जाता हूँ। ऑफिस पहुँचने के बाद फिर मैं अपने प्रेम का घर आता हूँ। प्रेम का घर एक आध घंटा बिताने के बाद में अब फिर वही सहेली आ जाती है हाल चाल लेने के लिए। उसकी आंखों में शरारत नाच रही होती है। अब उस नज़रिए से मुझे देखती है कि मैं कांप जाता हूँ। मैं तो पहली नज़र में देख लिया था कि ये नज़र देखने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मेरी प्रेमिका नहीं मानी और कहने लगी कि ऐसी मजाकिया है, हर किसी के साथ में ऐसा ही करती है। अब मैं सब कुछ समझ रहा था, लेकिन अभी उचित अवसर नहीं था। आखिरकार अब वो कुछ देर रुकने के बाद में मुझसे कहने लगी कि निखिल ज़रा बाहर तक आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। मैं अपना प्रेमिका की तरफ देख रहा हूँ तो उसने इशारा कर दिया, जाओ देख लो क्या बोलना चाहती है। अब मैं बाहर में निकल गया बाइक के पास में, वो मेरे इंतज़ार कर रही थी और कहने लगी कि तुम मेरे साथ में चलोगे या फिर तुम अपने आप आओगे, मुझे कहीं और जाना है और देखो टाइम पर तुम पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं कांप के रह गया था। मैं मना करने वाला था, लेकिन कुछ सोच समझ करके मैं चुप रह गया कि नहीं, उचित अवसर नहीं है। जब मेरी प्रेमिका सही हो जाएगी तब मैं इसके साथ बदला जरूर लूँगा, लेकिन अभी मुझे सब्र रखना पड़ेगा। हाँ, मैं कहा कि मैं ठीक है, मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगा। हाँ, तब कही कि जाओ अपने प्रेमिका के पास में बैठो, अब उसका हालचाल भी लो, देखो अब मैं अब निकल रही हूँ। जब वो चली गई ना, हाँ, तब मैं अपने प्रेमिका के पास में आया। पूछने लगी क्या कह रही थी। अब कह रही थी कि मैं ऐसे ही उसकी बातों को टाल दिया। कुछ एड्रेस पूछ रही थी और कुछ काम की चीज़ें कुछ पूछ रही थी, मैं उसको बता दिया। तब वो कहने लगी कि मेरे सामने क्यों नहीं पूछ सकती थी, शायद उसके मन में भी संदेह आ चुका था। मैं कहा छोड़ो ना, तुम्हारी प्रेमिका है, तुम्हारी दोस्ती है उसके साथ में, तुम्हारी अब उसके साथ में अब शक नहीं करना चाहिए। मैं बात को संभालने लगा था। तब वो मुस्कुराने लगी थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके मुझे बड़ा खुशी था कि चलो अब मेरी प्रेमिका में सुधार हो चुका है और ये सुधार शायद होता रहेगा और जल्दी ही ये मेरी प्रेमिका अब खड़ी हो जाएगी, पहले की तरह दिखने लगेगी। मैं ऐसे ही कामना कर रहा था। मैं वक्त पर अब उसके घर पहुंचता हूँ। रात के टाइम में बाइक जहाँ खड़ा करता था थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले खड़ा करता था, क्योंकि आगे संकरा रास्ता था। मैं पैदल ही चल कर के अब उस दरवाजे पर पहुँचता हूँ। जैसे ही दरवाजे पर मैं नॉक करने वाला हूँ तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ को जैसे मैं कहीं सुन रखा हूँ। तब मुझे ध्यान आता है कि अरे ये तो उसी बाबा की आवाज़ है जिसके पास ये झाड़ फूक कराने के लिए ले गई थी, मेरी प्रेमिका की तस्वीर लेके गई थी। तो ये बाबा इनके पास में क्यों आए हैं? मैं बातें उनके सुनने की कोशिश करने लगा। कभी बाबा बोल रहे थे और कभी वो लड़की बोल रही थी। आज जो मैं सुना ना तो मेरे होश उड़ चुके थे। बाबा कह रहा था कि देखो अब इस खेल को ख़त्म करो, अब उस लड़की को हम बकस देते हैं, जो तुमने किया अब वहीं तक ख़त्म करते हैं। और देखो अब इस मामले को मैं ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊँगा। अब मैं अब अपने जगह पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि बाबा भी अब उस लड़की के जाल में फंसे हुए थे। ये क्या है लड़की भाई, कोई जादूगरनी या फिर कोई और? अब तो मेरे होश उड़े हुए थे। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तब वो लड़की कहती है बाबा से कि ये खेल कुछ दिन तक चलना चाहिए, जब तक मेरी इच्छा पूरी ना हो जाए। अब मैं इस खेल को बंद नहीं करना चाहती हूँ। जैसा मैं तुमको कह रही हूँ, अब वो आप नहीं तुम कह रही थी उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो मैं देख चुका था, जो खुद ही बीमार था, हड्डियों का ढांचा था और एज बहुत काफ़ी थी। उसको तुम कह रही थी कि देखो अब मेरी आदेश को मानो, जैसा मैं कह रही हूँ और वैसे ही तुम करते रहो, जब तक मेरी इच्छा पूरी ना हो जाए। अब मैं जब तक ना बोलूँ इस काम को जारी रखना है। उसको धीरे धीरे अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं करना है।
जब तक मैं ना कहूँ पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, उसको लगना भी चाहिए कि हर रोज़ उसमें कोई ना कोई अब प्रगति हो रही है, उसको महसूस भी होना चाहिए। मैं सब कुछ समझ चुका था। ये तो कोई जादूगर नहीं है, कोई काला जादू करने वाली है, या फिर कोई दूसरी दुनिया की है, अलग आयाम में रहने वाली कोई लड़की है। ये मेरी सहेली अब इसके साथ में मेरी प्रेमिका कैसे फंस गई थी। जरूर इसके पीछे न कोई राज जरूर होगा। मैं तो इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके कमरे में जाऊं, दरवाज़ा खटखटाऊं। लेकिन मेरी प्रेमिका सामने आ गई, उसका बीमार चेहरा। अब मैं भी चाहता था कि जल्द से जल्द सही हो। अब तो मैं समझ गया था कि सब किया कराया इन्हीं लोगों का है, उस बाबा का है और इस लड़की का है। जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे, मेरी अब जो होने वाली पत्नी है सही नहीं हो पाएगी। आखिरकार मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ। जैसे दरवाज़ा खटखटाता हूँ ना, खटखट खटखट, अचानक वो जो बोलचाल अंदर में हो रही थी सब खामोश हो जाता है, जैसे उस घर में कोई हो ना हो। फिर कुछ देर के बाद में अब आने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलता है और जैसे वो लड़की नींद में सोई हुई हो, अपने आप को ऐसा ही प्रेजेंट करती है और कहती है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, चलो अच्छा हुआ वक्त पर पहुँच गए। और फिर मेरी हाथ पकड़ करके अब उसी जगह पर ले जाती है। मेरी निगाहें उस बाबा को ढूंढने की कोशिश करती है उसके घर में, लेकिन बाबा दिखाई नहीं पड़ते, ना जाने कहाँ अब छिपे बैठे हैं। अब मैं बहाना करके अब एक ही जगह बची थी, बाथरूम। मैं बाथरूम में भी जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ तो बाबा नहीं होती। और तब मेरा दिमाग और भी शक के दायरे में अब शक करने लगता है कि ज़रूर ये लोग जादूगर हैं, ये सब जादू कर रहे हैं, जादू का खेल यहाँ हो रहा है। अब मैं भी जादू के जाल में फंसा हुआ हूँ। अब मेरी प्रेमिका जब सही हो जाए तब मैं इनका जादू का भांडा फोड़ करूँगा। मैंने भी अब मन ही मन कसम खा रखा था, लेकिन अभी मुझे इनकी अब साथ देना था। अब फिर वही शुरुआत, वही पानी शरबत शरबत पीते ही मैं जानता था कि अब मेरे साथ में क्या होना है। अब फिर मैं अलग दुनिया में, उसी दुनिया में पहुंच गया था जहां पर वो 3 लड़कियां मुझे दिखाई दी थी, लेकिन इस बार में वो लड़कियां बदली हुई थी। अब अलग लड़की थी 2 और एक लड़की वही पुरानी वाली। मुझे देख करके बड़ा खुश हो जाती है, मेरा हाथ पकड़ करके अपने महल में ले जाती है, फिर वही करती है जो मेरे साथ में पहले कर चुकी है। मेरी जब आँख खुलती है तो मैं अपने आप को फिर अपने बिस्तर पर, यानी सहेली के बिस्तर पर पाता हूँ। वही हाल होता है उसका, जैसे उसके जिस्म में जान ना हो, बिल्कुल आंखें खुली की खुली, जैसे वो दीवार को देख रही, छत को झांक रही हो, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं। अब मैं समझ गया कि ये इसका शरीर यहाँ पर है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं और पर है। मैं इतना तो जान चुका था। अब मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं ऐसा कोई कोशिश नहीं करने वाला था कि मैं तो जानता था कि ये मरी नहीं है, ये जिंदा है, लेकिन इसकी आत्मा कहीं और पर भटक रही है। अब मुझे बड़ा डर लग रहा था उस टाइम में। जैसे तैसे कुछ देर में आंखें बंद किया, सोने का कोशिश करने लगा, और तभी वो खांसते खांसते उठी। जैसे उठी मुझे बगल में देखकर कहने लगी, निखिल तुम अपने घर जाओ, अगली रात की तरह। अब मुझे कहते कि जितना जल्दी निकल जाओ। मैं वही करता हूँ, अपने घर पहुँचता हूँ। और घर पहुँचने के बाद में अब वो ऐसा दृश्य मेरे घर में नहीं होता है। लाइट जलाता हूँ तो नॉर्मल घर रहता है, अपने बिस्तर पर जाता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, प्रेमिका के पास पहुँचता हूँ तो प्रेमिका पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। और तब मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ मैंने सुना है ये सब जादू का खेल चल रहा है, तंत्र मंत्र चल रहा है, कोई काला जादू चल रहा है। ये काला जादू में फंसी हुई मेरी प्रेमिका, आज जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि सही हो जाना चाहिए। आखिरकार ऐसा ही अब मेरे साथ में होता गया। अब कुछ दिन बीतने के बाद में कम से कम 4 दिन और बीते थे, और हर रात ऐसे ही होता था। जब मेरी आँख खुलती थी ना 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, और तब मैं अपने उस सहेली को देखता था जो लगता था कि मुर्दा जान पड़ी हुई है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं, बिल्कुल बेजान सा शरीर पड़ा हुआ है, जैसे उसकी शरीर से आत्मा कहीं निकल करके बाहर चली गई हो। ऐसा ही मुझे लगता था।
मैं दिल की धड़कन सुन चुका था, दिल की धड़कन नहीं, सांसें नहीं चल रही, नब्ज नहीं चल रही, तो इसका क्या मतलब होता है। हाँ, फिर वो खांसते हुए उठती थी, उठते ही मुझे कहती थी कि तुम अपने घर जाओ। मैं अपने घर जाता था। अब ऐसे ही करके 5 दिन के बाद में मेरी प्रेमिका बिल्कुल अब भली चंगी दिख रही है, शरीर में ताकत आ चुकी है। और मैं अब बताने को सोचता हूँ कि देखो, तुम जिस लड़की के जाल में जकड़ी हुई हो वो कोई मामूली लड़की नहीं है। या तो वो जादूगरनी है, या काला जादू करने वाली है, या फिर अन्य आयाम की कोई पिशाचनी है जो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। इतना तो मैं जरूर समझ गया था। लेकिन जैसे ही मैं अब अपनी बात को बोलने वाला था, और तभी मुझे कानों में जैसे आवाज़ आई, खबरदार, अगर तुमने इसको सब कुछ बताया तो समझ लेना कि फिर इसके साथ में क्या होने वाला है। सही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, जैसे मेरे कान में कोई आ करके चुपके से कोई बोल गया हो। जो मैं बोलना चाहता था मैं सहम गया था। अब इसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये बात उससे कहूँ। मैं भी अब अपने आप को उसी जाल में फंसा हुआ पाया। अब मैं जानता था कि मैं अपना ज़बान खोलता हूँ तो ये लड़की खतरे में आ जाएगी। अब मेरी अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे अपनी मित्र के ख्याल थी। मैं चाहता था कि भली चंगी होकर के जैसे पहले थी ऑफिस ज्वाइन करे, आए जाए, हंसे मुस्कुराए, दिन दुनिया देखे। मैं नहीं चाहता था कि ये दोबारा खाट पर ले जाए, इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। और ऐसे ही सिलसिला फिर 15 दिन तक चला था। 15 दिन तक मुझे उस लड़की को झेलना पड़ा था। और तब जा कर के अब मेरी उससे पीछा छूटा। खुद लड़की कहने लगी कि जाओ निखिल, मैंने तुम्हें बकस दिया। अब आज के बाद तुम मुझे अब मेरे घर पर नहीं आओगे, ना मैं तुम्हारे अब सहेली के पास जाऊंगी। आज से जो कुछ हुआ हम भूल जाते हैं। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूंगी। मेरी तो जैसे जान में जान आई। हाँ, मैं उससे कई सवाल पूछना चाहता था कि आखिर तुम कौन हो, आइए मेरे सहेली के साथ में तुमने ऐसा क्यों किया, और उसके साथ मेरे साथ में ऐसा खेल क्यों खेला। लेकिन ये सवाल ही रह गए। वो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें देख करके मुझे घूरने लगी थी। हाँ, कहने लगी, क्या तुम सब कुछ जानना चाहते हो तो मेरे साथ में चलना पड़ेगा। अब मैं तो बिल्कुल डर चुका था। हाँ, कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मुझे आपकी दुनिया में नहीं जाना है, आपकी दुनिया आपके ही मुबारक हो। हाँ, इसके बाद मैं सीधा भागता हुआ और अपनी सहेली के घर पे आता हूँ। सहेली बड़ी भली चंगी हो चुकी थी, शरीर में एक तरह से नया जीवन अब उसको आ चुका था। चेहरा पहले से ज़्यादा अब खूबसूरत लग रहा था। मैं भी अब देखता रह गया था। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ था। लेकिन आज भी मैं कहूँ ना कि मैं ये सब बातें अपने सहेली से बता नहीं पाया। मैं जानता था कि मैं ये सब बातें बोलूँगा तो शायद मेरे आसपास में होगी, और फिर मेरी सहेली के साथ, जो अब मेरी पत्नी बन चुकी है, उसके साथ कोई खेल ना खेल दे। जब मैं एक मंदिर में गया था अपनी पत्नी को लेकर के, और वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने ही मुझे बुलाया कि बच्चा, मेरे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करा दो। मैंने उनसे कहा कि बाबा, बस जो चाहिए बताओ, मैं आपको अभी ला के देता हूँ। और तब कहने लगे, बच्चा, मुझे भूख लगी हुई है, अब प्यास भी लगी हुई है, जो तुम्हारी श्रद्धा हो अब तुम ला सकते हो। मैंने बोला कि बाबा, आप यहीं बिराजिए और मैं जाता हूँ और आपके लिए भोजन का इंतजाम करके लाता हूँ। मैं सब कुछ उनके लिए भोजन सब कुछ लेके आया, पानी लाया। बाबा ने भोजन किया और इसके बाद मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी पत्नी भी थी साथ में। मेरी पत्नी के सामने ही अब ये सवाल को मैंने उठा दिया था। मेरी पत्नी मुंह देख रही थी, जैसे मैं अब कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो उसको समझ से परे है। वो मेरी मुंह देखती जा रही थी, और जो मेरे साथ में घटा था, मेरी पत्नी के साथ में घटा था, आज सब मैं उस बाबा को बताता जा रहा था। आखिरकार जब मेरी बात पूरी हुई तब बाबा बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे। ऐसा उसमें अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो उनको कोई परवाह न हो। बस उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। कहने लगे, ये सब तुम्हारे साथ में कितना दिन चला था। मैंने आइडिया से बताया कि बाबा, इतने दिन तक चला था,
अब मेरी जो पत्नी है उस टाइम मेरी प्रेमिका थी। अब मैं जल्दी से शादी करने वाला था। इसी बीच में इनका तबीयत खराब हो गया था। एक एक बात बता दिया था। और तब कहने लगे कि देखो बेटा, अब तुम सही सलामत हो ना। मैंने बोला हाँ बाबा, अभी तो कोई ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, मेरी पत्नी भी सही है और मैं भी सही हूँ। तब कहने लगे भूल जाओ, उन सत्यों को जितना जानने की कोशिश करोगे ना, तुम उसमें उलझते चले जाओगे। समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर में एक भारी विपदा आई हुई थी और विपदा तुम्हारी टल चुकी है। तुम जानने की कोशिश मत करो उन बुरी शक्तियों को। ये बुरी शक्ति होती है ना, ऐसा ऐसा खेल खेलती है कि समझ से परे है। विज्ञान भी नहीं समझ पाया तो तुम इंसान क्या समझ पाओगे। जैसे बाबा मेरे को समझाने लगे थे, एक एक बातें मुझे बता रहे थे कि देखो बेटा, ये काली शक्ति होती है। इन शक्तियों का और छोर नहीं होता है, बहुत शक्तिशाली हुए होती हैं। हमारी भी शक्ति से ज़्यादा उनकी शक्ति तेज होती है। और तुम लोग दोनों के दोनों लोग बच गए। अब भगवान को धन्यवाद दो कि ऐसा कभी तुम्हारे साथ में ना हो। और फिर बाबा मुझे आशीर्वाद दे करके चले गए थे और हम दोनों उसी जगह पर बैठे रह गए थे काफ़ी देर तक, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और तब पत्नी कहने लगी, ये सब तुमने झेला और मुझे आज भी पता नहीं चला। आज भी बाबा के सामने अपना भेद खोल रहे हो। तुमने मेरे लिए ये सब झेला, इतना कष्ट उठाया उस लड़की के साथ में जो काला जादू जानती थी। मैं कहने लगा काला जादू नहीं, वो मुझे तो लगता है कि कोई दूसरी आम की लड़की थी। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी? और तब कहने लगी कि मेरा पिता की तबीयत खराब था, मैं बहुत परेशान थी। अब मेरे पास में पैसा ख़त्म हो चुका था। अब मैं एक जगह पर मदद मांगने गई थी, एक सहेली के घर पर। आज जब सहेली ने मना कर दिया तो मैं निराशा से भर गई थी। अब मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। मैं अपने घर लौट रही थी और तभी वो दोस्त लड़की मुझे मिल गई थी। अब मेरे साथ साथ चल रही थी। वो एक एड्रेस पूछ रही थी और उस एड्रेस को मैं बता दिया कि सामने में पड़ेगा, मैं भी उधर चल रही हूँ। अब उसी बीच में मेरी दोस्ती हो चुकी थी। मेरा उदास चेहरा देख के कहने लगी कि बात क्या है, तुम इतना उदास क्यों हो? और तब ने बताया कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, पैसे की ज़रूरत है, अब बिना पैसे के इलाज तो हो नहीं पाएगा। और तब उस आड़े वक्त में मेरा उसने मदद किया था, मुझे बहुत पैसा दिया था जब तक मेरे पिता सही नहीं हो गए थे। और तब से मेरी उसकी दोस्ती थी। मैं उसकी बात सुनकर के समझ नहीं पाया था कि क्या ये टारगेट मेरी पत्नी बनी हुई थी। अब मेरी पत्नी के साथ में कोई खेल खेल रही थी, ना जाने उसकी क्या इच्छा थी। अब अच्छा है कि मेरी पत्नी ऐसा कोई दुख झेल नहीं पाई। हाँ, तबीयत ज़रूर खराब हुई थी और वो लगता है कि मेरी वजह से। अगर मैं उसके जीवन में नहीं आता ना तो शायद उसके साथ कुछ और ही होता, लेकिन ये काम नहीं होता। शायद मेरी पत्नी को अपने आयाम में लेके जाती, मुझे तो ऐसा ही लगता था। तो दोस्तों, ये थी आज की निखिल की भेजी हुई घटना। आप बीती, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो बेधड़क आप, बिल्कुल डरना नहीं है, अपनी घटना को लिखना है या फिर रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है या मेरे मेल आईडी पर। अगर आप चाहोगे तभी मैं आपका नाम दूंगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो बिल्कुल आपका नाम जग जाहिर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये भी चैनल, और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।